तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है टॉर्क। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो टॉर्क। पहले तो बच्चों इस टॉर्क को आप अच्छे से समझो कि ये टॉर्क है क्या। तो सबसे पहले तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि टॉर्क क्या होता है। कि किसी भी बॉडी को अगर अपन रोटेट करवाते हैं तो उस पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स से क्या होता है, आपका टॉर्क होता है। इसको अपन और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे डेली लाइफ में अपन देखें कि अगर मान लीजिए अपन ने किसी बॉडी को आपको मूव करवाना है तो उस पर अगर अपन टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें और वो सर्कुलर मूव करे, कहने का मतलब बॉडी जो है वो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करे, अगर अपन उस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, टॉर्क होता है। जैसे बात करें सिलेंडर है, सिलेंडर को आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो रोलिंग मोशन के जरिए लेके जाते हैं। उस पर आप पैर से या किसी भी चीज़ से फोर्स अप्लाई करते हो तो वो आपका परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जिसको अपन टॉर्क से डिफाइन करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे गाड़ी का टायर पंचर होने के बाद में अपन जब इस पर जैक लगाते हैं तो बच्चों जब जैक लगाते हैं तो जैक लगाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो उसके परपेंडिकुलर लगता है, तो वो भी आपका एग्जाम्पल बनता है किसका, टॉर्क का। तो देखो इसको अपन एक छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपका आ गया बच्चों वाई एक्सिस, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, और अपन ने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर। इस पॉइंट का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो आपका ओरिजिन क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर बन गया, वेक्टर पी। और क्या कहते हैं कि जो टॉर्क होता है वो इट इज ए मोमेंट ऑफ फोर्स, ये एक तरह का किसी क्षण पर लगने वाला फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर लगे। अब भाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो आपकी ये आ गई, ठीक है। अब इसके ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये ले लिया अपन ने परपेंडिकुलर, और ये लगने वाला इस पर हो गया जी फोर्स, और ये इसके साथ में बच्चों एंगल बना रहा है थीटा, और ये इसकी डिस्टेंस कौन सी हो गई, आर परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। और इसको मैंने पोजीशन वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिखा दिया वेक्टर आर से। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टॉर्क आप क्या कहेंगे, टो इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, आर परपेंडिकुलर और लगने वाला फोर्स, ये बन गया आपका एफ। इतना आपको समझ में आया। ये इसकी डेफिनेशन में बोला गया है कि अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, टॉर्क होता है। अब देखें बात करें टो इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ आ गया। यहाँ से आप देखेंगे कि आर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस अपन कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका मैंने एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लिया, ये वाला और ये बन गया जी 90 डिग्री पर। ये आपके पास में आ गया वेक्टर आर, और ये आपके पास में बच्चों आ गया आर परपेंडिकुलर। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा लें जिससे इन दोनों के बीच में रिलेशन आए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर परपेंडिकुलर अपॉन आर। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बन जाता है, बेस। तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों क्या, टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करें तो ये तो आर आ गया, ये आर परपेंडिकुलर। यहाँ से देखो आर परपेंडिकुलर बच्चों बन गया तुम्हारा आर साइन थीटा। क्या बन गया रे, आर साइन थीटा। इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह, तो टो इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू में कितना, एफ। अब देखो भाई इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, एफ आर साइन थीटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो अब उसके जरिए अगर अपन इसको देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये बन जाएगा आपका टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो बच्चों ये आपके पास में एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी आ गई। क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। देखो अगर मैं ऐसे कहूँ कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का आपको वेक्टर प्रोडक्ट पूछे, कोई दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट ही आपको क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। और ये टॉपिक इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट 3 और 4 ईयर्स से इससे रिलेट क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो ये तो सिंपली आपको मिल जाए। अब अगर मैं यहाँ से ये बोलना चाहूँ कि टो और आर एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, लगने वाला जो टॉर्क है वो और आर जो आपके पास में इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या बन जाएगा, 0। ऐसे ही टो और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं तो भी आप क्या बोलोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बन गया, 0। अब बात आती है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपन कैसे डिफाइन करेंगे। भाई डायरेक्शन किस प्रकार से कैसे
इसको दिया जाएगा। तो अपन जानते हैं कि I क्रॉस J इक्वल टू के, ये आपका I, ये J और ये आपका K, ऐसे बन गया। तो इसमें क्या बोलेंगे भाई, ये I हो गया, ये J, ये K, ये आपकी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बच्चों पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो है वो आपका नेगेटिव होता है। ये बात आपको पहले से बताई गई है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ से मैं ऐसे कहूँ I क्रॉस J, I क्रॉस J की बात करें तो कितना आता है, K कैप आता है। अच्छा, आप तो जानते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो देखो A क्रॉस B इक्वल टू बच्चों ये बन गया ए बी साइन थीटा एन कैप। I का J के साथ में एंगल कितना बनता है, 90। तो आप इस चीज़ को इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, I क्रॉस J इक्वल टू, यहाँ क्या बोलोगे, I का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, परिमाण 1, J का परिमाण 1 और साइन 90 कितना जी, 1। ये एन कैप डिफाइन करेगा कि आना क्या है। तो अगर कोई दो वेक्टर आपके पास में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो तीसरा आ जाएगा, लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि उनका ऑर्डर क्या है। अगर I क्रॉस J तो K, अगर ये होता बच्चों J क्रॉस I तो क्या बनता, माइनस का K कैप। तो I क्रॉस J का ये बन जाएगा, J क्रॉस K है वो आपका हो जाता I। अगर यहीं से मैं बोलूँ कि J क्रॉस I, देन वी कैन राइट माइनस का K कैप। ये बात तुम्हारे समझ में आ गई। तो ये सिंपल वे है जिसमें अपन ये देख सकते हैं कि भाई टॉर्क कितना आसान है। टो इक्वल टू, अगर किसी भी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है बच्चों, तो ये आपका क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है। क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको पूछा गया है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। गिवन क्या है, वेक्टर R इक्वल टू आई के प्लस 3K कैप माइनस का 2J कैप, और ये बोल दिया आपको किस में है, मीटर में। फिर बोला गया वेक्टर F की जो वैल्यू है वो आ रही है 2IK प्लस 4J कैप प्लस का 5K कैप, और ये आपका है न्यूटन में। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टॉर्क। अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चों आता है तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, टो इक्वल टू क्या आएगा, R क्रॉस F। अगर R क्रॉस F है तो आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये I, ये J और ये बच्चों K। I J K की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन R को लिखना है, तो 1 - 2 और ये आपका 3। इनका ऑर्डर आपको जरूर ध्यान रखना होगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ गलती कर देते हैं, तो ऐसी गलती अपन को रिपीट नहीं करनी है। फिर देखो भाई आगे वाले में I J K के ऑर्डर में है, तो ये 2 और ये 4 और ये 5। देखो जी, सबसे पहले अपन ने I लिया, I लोगे तो जिस रो और कॉलम की बात कर रहे हैं उसको छुपा लीजिएगा, तो कितना बचा, 5 2 जा -10 -12 है, और ये माइनस का J बच्चों इसमें आपका बन जाएगा, J वाले में 5 1 जा 5 और माइनस का 6। यहाँ आ गया आपके पास में K कैप, और K कैप में देखो कितना है, 4 1 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया कितना, 4। ये माइनस का 22IK और ये बन गया तुम्हारा कितना, -1 और ये +1 J कैप। बोले तो सीधा J कैप ही लिख दो, और ये हो गया आपके पास में 8K कैप। ये वैल्यू किसकी आई, टॉर्क की वैल्यू आपके पास में आ गई है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कोई भी दो आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, वो भी आपको क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी ही देगा। तो पहले टाइप का क्वेश्चन बच्चों ये है जो सिंपली आपको F और R, बोले तो R परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी और एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला क्या है, वेक्टर F है वाला। देखो इस क्वेश्चन में आपको बच्चों ये बोला गया है कि आपके पास में एक छोटा सर्कल है और इसकी रेडियस आपको गिवन है A, और फिर आपको एक बड़ा सर्कल के लिए बोला गया है, ये आपका बन गया बड़ा सर्कल, और इसकी जो रेडियस है इसको इसने बोल दिया कितनी है, B। और ये कहा गया कि यहाँ लगने वाला फोर्स आपका F1 है बच्चों, यहाँ लगने वाला जो फोर्स है वो आपका F2 है, और एक फोर्स आपका यहाँ पर भी लग रहा है इस तरीके से, ये आपका लग रहा है F3। आपको क्या बोला गया, इस पॉइंट पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे इसमें कि किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं बात करूं टो नॉट की, तो बच्चों ये बन जाएगा टो नॉट इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2 और प्लस का टो 3।
कहने का मतलब ये हुआ तीनों पर लगने वाला, तो इसको अपन ने दिखा दिया इससे। भाई देखो टो1 की बात करें तो ये पहला पॉइंट ले लेते हैं, ये दूसरा और ये बच्चों तीसरा, तो ये अपन ने इनको अलग अलग डिफाइन कर दिया कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सबसे पहले अपन बात करते हैं टो1 की। तो टो1 बच्चों यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखो टो1 की बात करें तो अब भाई टो1 की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आना है। r इंटू एफ, तो भाई टेंजेंशियली जा रहा है तो परपेंडिकुलर तो है, तो ये बन गया तुम्हारा a इंटू F1। तो मैंने बोल दिया भाई कितना आ जाएगा, FA1 आ गया। A1 कहेगा ये F1 लग रहा है और ये आपका A बन गया। टो2 की बात करें तो दूसरे पॉइंट पर देखो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव। तो टो2 की बात करें तो बच्चों ये भी आपका बन गया पॉजिटिव, और ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, B, और ये आपका F2, तो इसको अपन ने बोल दिया BF2। अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की, टो3 की। तो इसमें देखो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है बाबू। और क्लॉकवाइज होगी तो आप क्या कहेंगे, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बनेगा, ये नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। ये आपका टो3 बन गया, ये आ गया नेगेटिव। अब देखो भाई इसकी रेडियस कितनी है, B, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की B है तो B यानी, तो B इंटू F3, तो ये बच्चों बन गया माइनस का BF3। तो टो नोट या टो जिस पॉइंट O की बात कर रहे हैं इस पर कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बस यही था। आगे समझ में अच्छे से एकदम बस चपका दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि ये आपके पास में एक डिस्क है, क्या है बच्चों, डिस्क है, और इसकी जो रेडियस है वो आपको बोली गई है कितनी है, कैपिटल R है, और यहाँ से एक ब्लॉक अटैच है इसके, और इस ब्लॉक का की जो वैल्यू है वो कितनी है, स्मॉल m है, और ये रस्सी टाइट है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंशन भी है, और इसको बोला गया कि बच्चों ये क्या है, डिस्क है। आपको शुरुआत में इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोला, इफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन कैलकुलेट। अब क्या क्या पूछा, टेंशन बता दो। दूसरे पार्ट में आपको बोला कि इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो बता दो, t टाइम के बाद में वेलोसिटी बता दो, और एंगुलर वेलोसिटी बता दो, और पांचवें पार्ट में आपको पूछ लिया क्या बन गया, अल्फा बता दो कि अल्फा कितना आएगा, तो ये अल्फा भी आपको कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले अपन ये बात जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया जाता है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ ये टेंशन जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, टॉर्क का रोल प्ले कर रहा है बच्चों। तो यहाँ ये नीचे की तरफ जाएगा तो एक फॉर्मूला तो अपने हाथ लग गया कि भाई जैसे ये नीचे की तरफ आया तो इक्वेशन आपके पास में क्या बन जाएगी, T = mg - a, बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा बच्चों T = mg - a। तो ये तो है अगर कोई भी ब्लॉक नीचे की तरफ आता है तो एक इक्वेशन तो ये हाथ लग गई। जब ये रोटेट होता है तो बच्चों आप क्या बोलोगी, टो = अपन कह सकते हैं I अल्फा, कह सकते हो। एक होता है टो = RF, तो परपेंडिकुलर तो ये R आ गया, F की जगह ये बन गया आपके पास में RT। बच्चों I अल्फा की बात करें तो इस डिस्क का यहाँ से जब ये रोटेट हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। अब अल्फा की बात करें तो V = क्या होता है बच्चों, R ओमेगा। देखो जी V = होता है R ओमेगा, तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा अल्फा की टर्म में लाना चाहें तो अल्फा क्या बन जाएगा, A = R अल्फा। यहाँ से अल्फा = कितना है, A/R। नाउ वी कैन रिप्लेस A/R। देखो जी यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपने रिप्लेस की R से, R कैंसिल आउट, तो ये तुम्हारे पास में आ गया MA/2, और ये कितना जी, R। अब इसको अपन यहाँ रिप्लेस करेंगे, भाई टो की वैल्यू ये है, तो दोनों को जब बराबर रखेंगे तो ये बन जाएगा MAR/2 = देखो भाई कितना आया, R × T। R से R कैंसिल आउट, टेंशन की वैल्यू बच्चों आपके पास में आ गई
ma/2। ये जो m मास है यहाँ पर, ये मास किसका है बच्चों? इस डिस्क का मास है। इस डिस्क का जो मास है वो कितना है? m है। स्मॉल m का ब्लॉक लगाया गया है। अब अपन को निकालना है क्या? एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ टेंशन की इक्वेशन एक तो ये है, एक टेंशन की इक्वेशन एक है, तो इसको अपन ये बोलते हैं कि भाई एक ये और एक ये, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन 1 और 2 की कंपैरिजन करें तो आपके पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको अगर मैं और ओपन करूँ तो बच्चों ये बन सकता है mg माइनस का ma, और ये कितना आया रे? ma/2, तो ये बन जाएगा ma/2। अब देखो अपन को a लेना है तो इसको अपन इधर भेज दें, तो ये बन जाएगा ma/2 प्लस का स्मॉल ma, और ये बच्चों mg ऐसा का ऐसा रह गया। यहाँ से अगर अपन a कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? m प्लस कितना? 2m अपॉन में 2, और बच्चों यहाँ कितना आ गया? mg। ये कितना हो जाएगा? 2mg अपॉन कैपिटल M प्लस का 2m, और यही आपका क्या बन गया? एक्सेलरेशन। कितना हो गया जी? ये आपका बन जाएगा एक्सेलरेशन। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। देखो ये mg माइनस ma, इसको अपन ओपन कर दिया, इसके ma/2 आ गया, इसको आप इधर लेके आ गए, एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया m प्लस 2m/2, a आउटसाइड आ गया, और ये जैसे इधर जाएगा तो आपका ये आपको ये डाउन, तो ये बच्चों बन गया है एक्सेलरेशन। अब अपन नेक्स्ट आता है टी टाइम के बाद में वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आपके पास में एक्सेलरेशन है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। पीछे हरीश क्या बोला मैंने कि भाई अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब टाइम के साथ में वेलोसिटी का तालमेल देखें, और वो भी आप टी टाइम के बाद वेलोसिटी चाहिए, तो पहली, दूसरी और चौथी रिजेक्ट, कौन सी बचेगी? दूसरी नहीं, पहली लगेगी, क्योंकि टी टाइम के बाद में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में इक्वेशन बनती है v = u + at, यही आती है बच्चों। और ये आती है तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब बच्चों v तो u तो 0, a आपके पास में ये बन गया 2mg पॉन कैपिटल M प्लस 2m स्मॉल m, और इनटू में कितना रहे? t, तो v = 2mgt अपॉन में कितना आया? कैपिटल M प्लस 2m। ये आपके पास में आ गई वेलोसिटी। अब बात करते हैं, अपन को ओमेगा और चाहिए, तो अपन ये जानते हैं कि v = कितना होता है? r ओमेगा। v = r ओमेगा होता है, तो ओमेगा की बात करें तो v/r, तो ये फॉर्मूला है, इसके अपॉन में अपन लगा दें कितना? कैपिटल R, तो ये आपका बन जाएगा ओमेगा। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा = 2mg/r, और ये आपके डाउन में आ गए कैपिटल M प्लस 2m। ये बन गया बच्चों तुम्हारा ओमेगा। अब बात एक चीज़ और बच गई, अल्फा की बात करें तो a = क्या होता है? r अल्फा। तो देखो भाई सिंपली है, a = r अल्फा, अल्फा = a/r, इसके डाउन में 1/r कर दोगे तो ये बन जाएगा, तो ये हो गया 2mg पॉन कैपिटल M प्लस 2m, और ये कितना? 1/r। तो बच्चों ये आ गया आपके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि भाई अगर आप कहीं से भी देखो, ये देख भाई, ये जो आपका टेंशन है यहाँ से आ जाएगा, एक टेंशन जो है वो आपका टॉर्क का रोल प्ले कर रहा है, तो टॉर्क के वाला और टेंशन दोनों को अगर अपन बराबर रखते हैं तो एक्सेलरेशन का जुगाड़ होता है। और टू कहने का मतलब एक बार तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लेके आए, एक बार आप टेंजेंशियल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसके फॉर्मेट में लेके आते हैं। दोनों को जैसे ही बराबर रखोगे आपके पास में टेंशन आ जाएगा। टेंशन और आपके पास में जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो आने के बाद में तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। टी टाइम के बाद वेलोसिटी आ जाएगी, v = r ओमेगा, और a = r अल्फा वाले फॉर्मेट से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि ऐसा कुछ दिया गया भाई, और इसमें ये बोला गया कि इसका सेंटर यहाँ है, एक फोर्स तो अप्लाई किया गया है आपका यहाँ पर, और ये बोल दिया ऐसा है, मान लो कि ये 1 मीटर है
और ये जो एंगल है वो बन रहा है 120 डिग्री, क्योंकि वो डिस्टेंस आर और एफ के बीच में एंगल था। यहाँ अपन देखें तो ये वाला जो एंगल लग रहा है वो आपका ये है 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई किया गया है। एफ इक्वल टू बच्चों 10 न्यूटन, यहाँ पर कितना 20 न्यूटन। एक पॉइंट आपको मिल गया कहाँ पर, यहाँ पर, और इससे जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो इधर है। ये भी बच्चों आपके पास में 90 डिग्री है, 50 न्यूटन आ गया। और एक बोला गया यहाँ पर है, और इसके इस साइड में लगने वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन है जी। और आपको ये डिस्टेंस बोले 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये आपका कितना हो गया 1 मीटर। आपको बोला गया कि इस पॉइंट पर मतलब तो ओ पर कितना नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी। तो देखो बच्चों, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इनको कुछ नंबर दे देता हूँ, 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है। तो टो नोट इक्वल टू आप क्या कहेंगे, टो नोट इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 और प्लस का टो 4। देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं टो 1 की। पहले वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, साइन 90 1। इसका मतलब बात केवल और केवल किसकी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उस लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की होगी। तो आप टो 1 की वैल्यू के लिए बच्चों कह सकते हो कितना हो जाएगा 50 × 2, बोले तो 100 न्यूटन। क्या यही बनेगा, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं क्या, टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जिसको अपन क्या बोलेंगे न्यूटन मीटर। अब आप कहोगे कि जी पहले आपने नहीं बताया न्यूटन मीटर। हाँ जी, ऐसा पहले भी होता है। आर क्रॉस एफ की बात करें तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर की बात करते हैं तो क्या बनता है आपके पास में एक तरह का वर्क डन भी बन जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, उसका क्या होता है मीटर, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इस वजह से आप क्या बोलेंगे, क्योंकि टॉर्क के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है, वो आपका आता है न्यूटन मीटर। देखो जी, अब बात करते हैं ये क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है भाई, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव लगा दो। टो 2 की बात करें तो टो 2 आपके पास में यहाँ है, एंगल 90 है, साइन 90 1, सीधा आओ 2 × 10, तो 2 × 10 तो ये बन गया तुम्हारा 20। अब भाई ये कौन सी साइड में है, ये भी आपका क्लॉकवाइज है, देन नेगेटिव, तो ये बन गया न्यूटन मीटर। अगर अपन टो 3 की बात करें तो टो 3 में अपन ने क्या देखा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप ये बोलोगे डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, डिस्टेंस कितनी 1, ये 20, साइन 120। बच्चों साइन 60 और साइन 120 सेम वैल्यू देता है, तो ये बन जाएगा 20 साइन 120 कितना √3/2, 2 से ये 10 टाइम कितना हो जाएगा 1.732 मल्टीप्लाई 10, बच्चों बन गया 17.32 न्यूटन मीटर आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, टो 4 की बात करें तो टो 4 बन जाएगा आपके पास में कितना। अब यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एंगल कितने डिग्री है। अब ये बताओ, अगर तुम 0 मानोगे या 180 मानोगे, लेकिन साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 की वैल्यू बराबर ही होती है। इसका मतलब चाहे आप इसको ऐसा मान लो कि भाई 180 डिग्री है, चाहे बच्चों आप 0 डिग्री मान लो, वैल्यू दोनों की सेम, यानी कितनी 0, तो ये आपका बन जाएगा। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज था, इस वजह से ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव बन गया। अब इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो बच्चों सबसे पहले अपने पास में आया था माइनस का 100 प्लस माइनस का 20, और फिर आगे वाला आया था प्लस का 17.32, ऐसा था। तो ये हो गया माइनस का 120 और प्लस का आ गया 17.32, डन। तो ये बन जाएगा 102.68 न्यूटन विथ नेगेटिव और न्यूटन मीटर। तो ये आ गया भाई टो नॉट। यहाँ तक किसी प्रकार के आपको कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल है भाई। तो इसको अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे तो बहुत ही इजी वे में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो समझने वाली बात तो बच्चों यही है कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में लास्ट 4 ईयर से इसका क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है, तो इसको आप जितना अच्छे से इसको स्ट्रॉन्ग बनाओगे आपकी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि वैसे भी रोटेशनल जो मोशन है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट आज जो आपको बताया गया है, ये उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपके माइंड पर वो बर्डन भी नहीं रहेगा कि रोटेशनल मोशन बहुत टफ है, बहुत आसान है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं, डैट मीन्स वो बहुत ही ईजी बन जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखें। हाँ भाई, तो ये था आपका टॉर्क। तो सबसे पहले इसको अच्छे से आप नोट कर लें। और रही बात ये कि बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है, और दूसरी बात करें कि नीट की एग्ज़ाम की नीट की एग्ज़ाम के बारे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बच्चों लास्ट 4 ईयर से इसका क्वेश्चन है वो रेगुलर आ रहा है। तो आप इसको हल्के में ना लें। अगर ये आपको अच्छे समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।